नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं। हाईकोर्ट के बाहर से रेंजर्स ने किया है गिरफ्तार। अल कादरी ट्रस्ट के केस में हुई है गिरफ्तारी। पीटीआई नेता मुर्शद चीमा ने किया है दावा, इमरान खान को टॉर्चर करने का किया है दावा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की नेता मुसर्रत चीमा ने ट्वीट कर दावा किया है कि ये वो लोग इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं, वो इमरान खान को पीट रहे हैं। पीटीआई ने जो वीडियो ट्वीट किया है, इसमें इमरान खान के वकील जख्मी दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान को अल कादरी ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है और कोर्ट में पेश होने से ठीक पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया गया है। पीटीआई के अधिकारी ट्वीट अकाउंट्स ने भी इस दौरान इमरान के वकील का वीडियो साझा करते हुए कहा है कि वो आईएचसी के बाहर बुरी तरह से घायल हैं। इमरान खान के वकील के साथ भी मारपीट की गई है। तो वही दूसरी तरफ पीटीआई के नेता फवाद हुसैन ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट परिसर से अगवा कर लिया गया है। इसके बाद में सैकड़ों वकीलों और आम लोगों को प्रताड़ित किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। अल कादरी ट्रस्ट ने इस दौरान केस में ये गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं पीटीआई नेता मुसर्रत चीमा ने यह दावा किया है कि इमरान खान को टॉर्चर इस दौरान किया गया। और इसी खबर पर मेरे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ संजय राणा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार संजय जी, एक तरफ तो पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उस तरह से वो काफी निंदनीय है। इस चीज को मैं डेमोक्रेटिक के फेडरेशन जो चलता है, डेमोक्रेटिक फेडरल होता है, उसके खिलाफ है। देखिए, कहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट गए थे किसी कार्यवश, तो वहां से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से रेंजरों ने कूद के तोड़ करके उनको गिरफ्तार किया, जो खिड़कियां उड़कियां तोड़कर गिरफ्तार किया, वो तरीका नहीं है। आप गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर वो कानून के विरुद्ध कोई काम किया है। तो अगर वो कानून के विरुद्ध काम किया है, उसके बाद भी एक प्रोसीजर होता है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो अपने देश में हो चाहे विदेश में हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी हुई है, ये दर्शाता है वहां पे जंगल राज चल रहा है। जंगल राज तो नहीं कहेंगे, जंगल राज का दूसरा पर्याय हो सकता है, ये आर्मी राज चल रहा है। आर्मी जो चाहे वो कर सकती है। देखिए, हमेशा ऐसा होता रहा है, ऐसा कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान में नहीं होता रहा है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, वो बहुत निंदनीय है। और किसी भी डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए ये जो जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, उसको एक सोचनीय हो जाता है, चिंतनीय हो जाता है। और उसपे कहीं ना कहीं वहां की आम जो जनता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि आप किस ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है। वो थोड़ा सा वहां की आवाम के लिए बहुत दुखद है और आम जनता के लिए बहुत दुखद है। देखिए, कैसे नेता थे नहीं थे वो सब सेकेंडरी बात हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नागरिक थे और एक वर्ग के एक नेता, हम कहते हैं वो 10% वोट पाते हैं और 2% वोट पाते हो। नेता हो या कोई भी अभिनेता, उसकी गिरफ्तारी इस ढंग से नहीं होनी चाहिए, प्रोसीजर को फॉलो करके करनी चाहिए था। और जिस तरह से रेंजरों को मैंने जो वीडियो क्लिप देखे हैं, वो काफी दुखदायक है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि संजय जी, पीटीआई की तरफ से जो नेता है, उनका भी कहना है कि इस दौरान उन्हें पीटा गया है और इस तरीके से टॉर्चर किया गया है उन्हें। देखिए, दो तरह के टॉर्चर होते हैं। एक होता है फिजिकल टॉर्चर करना, एक होता है मेंटल टॉर्चर करना। देखिए, उनका मेंटल टॉर्चर तो गिरफ्तारी करते वक्त ही हो गया। एक तरह से आपने एक व्यक्ति को मेंटली मार दिया और फिजिकली अगर आप जो कार्रवाई करोगे तो करोगे, लेकिन वो मेंटली कहीं ना कहीं कार्रवाई आपने तो कर दी इमरान खान के ऊपर, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या देश का हालात क्या है, देश में क्या चल रहा है, ये दर्शाता है। और ये कहीं ना कहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में है इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पड़ोस में अगर अराजकता फैलती है, उसका फर्क कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ता है। वहां की आवाम अगर खुश नहीं है तो उसका फर्क हमारे ऊपर भी पड़ता है।
तो इसका असर जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में अगर उठक पटक होती है या वहां पे कोई अराजकता फैलती है तो उसका असर हमारे देश पे पड़ेगा, हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि में पड़ेगा और हमारे आम लोगों पे भी पड़ेगा। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। लेकिन संजय जी, अगर बात की जाए जैसे हालात पाकिस्तान में है, आम जनता पर दूसरी तरफ इस तरीके से टॉर्चर वाली खबरें और इस तरीके से गिरफ्तारी की कितना असर पड़ता है देश के ऊपर इन सब चीजों का? देखिए, कोई भी कंट्री हो उसमें आम शांति चाहती है। जब शांति होती है तभी डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी अनरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी देश हो, तो उसमें कहीं ना कहीं चीजों का इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोजगार पे। रोजगार अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका रोज यापन जो करते हैं, जो हम खाना खाते पीते हैं, खर्चा पानी चलता है, वो कहाँ से चलेगा? और जब नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं आप गलत काम करते हो। गलत काम कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज का असर इस पे पड़ता है। और सामाजिक समीकरण जब बदलता है तो सामाजिक समीकरण बदलने के कारण वहां देश में एक अनरेस्ट की चीजें आ सकती हैं और वो अनरेस्ट कहीं ना कहीं दूसरे देशों को जो अगर अड़ोस पड़ोस में उसके देश है उनको भी प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए कि अफगानिस्तान में अगर कोई घटना घट रही है, क्या पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं होता? होता है। पाकिस्तान में होगी, उसका हिंदुस्तान में नहीं पड़ता? होगा ही ऐसा। तो असर कहीं ना कहीं हम सब पे पड़ता है और उनकी वहां के आवाम के लिए तो बहुत ही दुखद घटना है। कोई भी अगर घटना घटती है, डेमोक्रेसी के ऊपर अगर अटैक होता है तो दुखद है, निंदनीय। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस के भीतर पिछले 3 सालों से जारी अंदरूनी कलह मंगलवार को खुलकर सामने आई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खुलकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना। इस भाषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में फूट पड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के उदयपुर दौरे के बीच ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है। आगे पायलट ने कहा कि साल 2020 में मैं उप मुख्यमंत्री था, उस समय राजद्रोह के आरोप में मुझ पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। नेतृत्व परिवर्तन चाहता है, इसीलिए दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली गए एआईसीसी से बात रखी है, जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी ने सबकी बात सुनी और उसी के आधार पर एक रोड मैप भी तैयार किया। इसके बाद से ही हर छोटे बड़े काम में सभी साथियों से मिलकर काम किया और साथ ही इस दौरान सभी ने मिलकर मेहनत भी की। लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति राजस्थान में नजर आ रही है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण। और इसी खबर पर मेरे साथ में कांग्रेस नेता भूदेव शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। भूदेव जी, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस में किस तरीके की अंदरूनी कलह नजर आ रही है? एक तरफ तो सचिन पायलट साफ तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं कि उनकी जो अगर नेता की बात की जाए, जो नेतृत्व की बात की जाए, तो क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी कर रही है या फिर वसुंधरा राजे कर रही है? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के युवा नेता हैं, युवा चेहरा है, स्टार प्रचारक हैं। अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर हैं
और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जिसको जो ऑर्डर नागपुर से आया और वो पास हो गया, अगर किसी पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसको उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा नहीं। तो अगर वो इस तरह का अगर कुछ भी बोलते हैं, सिर्फ पार्टी में कोई कलह वाली ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह की अफवाहें उड़ाते रहे, न्यूज वाले उड़ाते रहे, मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में इस बार इतिहास बनने जा रहा है, सरकार रिपीट हो रही है। ये तो बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और वैसे ये छोटी मोटी हर घर में कलह होता रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी बड़ी कलह है कि ये नहीं समझ में आ रहा कि वसुंधरा जी नेतृत्व करेंगी या फिर पूनिया जी करेंगे या राठौड़ जी, मतलब तमाम इनके नेता हैं। तो लेकिन भूदेव जी, ये बीजेपी की तरफ से बयान नहीं है, ये आप ही के मंत्री का बयान है। सचिन पायलट ने आरोप लगाया अशोक गहलोत पर। बिल्कुल मैंने वही कहा ना कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आप सभी को अपने मत रखने का, विचार रखने का अधिकार है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव आएंगे साथ मिलकर के लड़ेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। सरकार रिपीट करेगी राजस्थान में इस बार। लेकिन जिस तरीके से अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाए? नहीं, देखिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम पहले भी चुनाव लड़े थे। मैंने कहा सचिन पायलट जी हमारे पार्टी के युवा नेता, स्टार प्रचारक हैं और वो सीनियर लीडर हैं। ये जो छोटी जो दो चार जो बातें हैं ये होती रहती हैं और इससे बड़ी कलह भारतीय जनता पार्टी में है। और मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ कि चुनाव एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन भूदेव जी, जब कांग्रेस की बात करें, किसी भी वरिष्ठ नेता ने आवाज उठाई है, या तो वो पार्टी से अलग हो गए हैं या किसी भी पार्टी में जाकर उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। आपको नहीं लगता है सचिन पायलट के जिस तरीके से बागी सुर जो निकल कर सामने आ रहे हैं, वो कहीं दूसरी ओर इशारा भी जा सकता है इसका? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अगर सचिन पायलट जी पार्टी के सबसे वफादार नेताओं में से हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो डरता है उसको पार्टी छोड़ करके चला जाना चाहिए, और चले गए। जो ईडी सीबीआई से, सरकार की तानाशाही से डर रहे थे, पुलिस से डर रहे थे, वो चले गए। लेकिन सचिन पायलट जी एक ऐसे समय में भी जब कांग्रेस के नेताओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा था, उस समय भी पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं आपको कहता हूं कि वो चाहे कुछ भी कहें, वो पार्टी के साथ है और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। और पार्टी की जो दो एक आध कमियां होती है वो नेता उठाने का काम करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जगह चलती है। कभी ये हर पार्टी में होता है। बस देखने वाली बात यह है कि आज राजस्थान में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भूदेव जी, ये जो घर की लड़ाई है आखिरकार सड़कों तक क्यों आ रही है? क्यों बीजेपी को इसमें, वसुंधरा राजे को इसमें बीच में लाया जा रहा है? और साफ तौर पर सचिन पायलट का बयान भी आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा नेतृत्व कौन कर रहा है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सचिन पायलट जी एक पढ़े लिखे और युवा नेताओं में से हैं और युवाओं के चहेते नेता हैं। राजस्थान में आज युवाओं में अगर सबसे अधिक कोई पसंदीय नेता है तो वो सचिन पायलट। तो निश्चित तौर पे ये दो एक छोटी बातें होती रहती हैं, किसी भी पार्टी में होती रहती हैं। अब आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी बड़ी कलह है। वसुंधरा जी किसी भी फंक्शन में नहीं जाती हैं, पूनिया जी अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो एक जिला पंचायत सदस्य तक नहीं आते हैं उनके कार्यक्रमों में। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में कलह है उससे तो कुछ भी नहीं है ये। और ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं कहता हूँ, फिर एक बार कहता हूँ, राजस्थान में इतिहास बदलने जा रहा है। 5 साल बाद जो बदलने की प्रक्रिया थी, राजस्थान की जनता उसे छोड़ने जा रही है। तो अगर गहलोत जी ने राजस्थान में जो काम किया है वो आज तक देश में किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। जिस तरह से चाहे वो महिलाओं के लिए। भूदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने तमाम बातें हम तक पहुंचाई। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने मोका तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब विभाग ने इस तूफान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 10 मई तक धीरे धीरे बढ़ेगा। वहीं ये बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की ओर बढ़ेगा और 12 मई की सुबह तक ये बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में मध्य भाग के ऊपर होगा। इसी के साथ मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि ये बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर एक बहुत ही भयंकर चक्रवर्ती तूफान बनकर जाएगा और 12 मई से ये अपना रास्ता बदल लेगा। इसके बाद इसके बांग्लादेश और साथ ही म्यांमार तट की ओर से बढ़ने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मेघालय और कर्नाटक सहित उत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। वहीं 10 मई को अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि भी हो सकती है।
तो देखिए जिस तरीके से चक्रवर्ती मौका को लेकर अब अलर्ट जारी किया है। और मेरे साथ इस खबर पर मौसम विशेषज्ञ कनिका चोपड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। कनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। बिल्कुल कनिका जी, जिस तरीके से मौका जो चक्रवर्ती तूफान है, इससे कितना नुकसान हो सकता है और कितना बड़ा ये तूफान है? देखिए, आप जो इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये तूफान बन रहा है, ये बहुत ही इंटेंस तरीके से आएगा और जो इसका इफेक्ट होगा जनजीवन पे, पशु पक्षी पे, वह बहुत ही उसका जो इफेक्ट आने वाला है वो उस तरीके का होगा कि जो संभाले नहीं संभलने वाला है। और इसका जो कारण है वो यही है कि जो हम आज पर्यावरण के साथ खेल खेल रहे हैं वो एक जानलेवा खेल है, जिसका ये आज नमूना हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको अभी यहाँ नहीं रोका गया तो इस तरह के कई तूफान आएंगे जो धरती से सब कुछ उखाड़ कर लेते चले जाएंगे। कनिका जी, आखिरकार वजह क्या रहती है? क्योंकि हर साल इसी समय पर हम देखते हैं कि एक ना एक चक्रवर्ती तूफान जो है वो सामने आता है, कहीं ना कहीं तबाही मचाता है। क्या वजह रहती है इसके पीछे? आप बिल्कुल एक सटीक सवाल कर रहे हैं। अब इसकी जो वजह है, आप क्लाइमेट में चेंज देखिए कहाँ पे है। आप इस समय पे हमने तो कभी नहीं सुना था कि बारिश होती है। ये तो समय होता था लू का। ये बारिश होना, ये इस तरह का मौसम होना, गर्मी में ठंडी का एहसास होना, ये सब किस चीज का इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि हमने पर्यावरण को जो नष्ट किया है इतने सालों में, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ये तूफान जो हमें साल में एक बार देखने को मिलता है वो एक बार नहीं होगा, वो कई बार होगा। आज अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, जो हम जो कर रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल इसको सिर्फ हमें नहीं, ये पूरे विश्व को। यानी कनिका जी, कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ करना, उस पर सबसे बड़ा असर जो है ये इस तरीके के तूफान में नजर आ रहा है। चलिए कनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी आपने हमें दी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।